एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्या पढ़ेंगे कि हम कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है उसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जो जिंक है उसने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किया, रिएक्शन की और हमें क्या दिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा था पिछली वीडियो में कि ये दोनों होते हैं, क्या होते हैं, रिएक्टेंट। अब मान लीजिए आपने आलू की सब्जी बनाई, आलू की सब्जी में हमने क्या क्या, मसाला, आलू, ये सब मिक्स करके हमने क्या बनाया, आलू की सब्जी बनाई। जो ये मसाला, आलू, नमक, मिर्च, ये जो क्या थे, हमारे रिएक्टेंट थे। और जो हमारी आलू की सब्जी बनी है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जिस दोनों ने रिएक्शन की वो क्या थे, रिएक्टेंट थे। और जो हमारे पास फॉर्मेशन बन के आया उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि हमारी जो रिएक्शन है वो स्केलेटल है या बैलेंस्ड है, मतलब कि हमारी जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस है या फिर बैलेंस है। तो देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दैट गिव्स जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हमारे जिंक के कितने मॉलिक्यूल्स है, एटम है। सबसे पहले देखो, हमें क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। मैंने यहाँ जिंक लिख दिया, हमारे पास हाइड्रोजन भी है। रुक जाइए, मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा, जिंक लिख दिया। हमारे पास हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। और कोई एलिमेंट है नहीं, यही 4 एलिमेंट है। ठीक है, मैंने ये क्या किया, एक बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स। अब यहाँ देखिए, ये तो रिएक्टेंट साइड होगी हमारी, जैसे मैंने यहाँ बीच में खींच दिया एक लाइन, ये रिएक्टेंट साइड होगी और ये प्रोडक्ट साइड होगी। इसमें हमें क्या देखना है कि हमारे कितने एलिमेंट हैं हमारे पास। सल्फर के, सबसे पहले हम जिंक के देखेंगे, रिएक्टेंट साइड कितने हैं हमारे पास, ओनली 1 है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर 2 है, इसीलिए यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगी। सल्फर के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब हमारे पास ओनली 1 है। और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम है। ठीक है, ये हमारी टेबल रिएक्टेंट की कंप्लीट हुई। अब हम प्रोडक्ट साइड देखते हैं, ये वाली प्रोडक्ट साइड होती है। जिंक के हमारे पास कितने हैं, यहाँ भी चेक कर लो, हमारे पास ओनली 1 है, मतलब जिंक क्या है, बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। सल्फर के, हाइड्रोजन है ना यहाँ, तो हाइड्रोजन के चेक करते हैं कि हाइड्रोजन के यहाँ देखो 2 है और यहाँ पर भी हमारे 2 है, ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस है। सल्फर हमारे पास यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, देखो। और यहाँ रिएक्टेड साइड भी क्या है, 1 ही एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम है और यहाँ पर भी 4 एटम है, मतलब जो हमारी ये इक्वेशन है इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले से ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, चलो कोई और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि हम इक्वेशन को और कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हमने अभी तक बैलेंस नहीं किया क्योंकि एक पहले से ही बैलेंस थी। सेकंड एग्जांपल क्या है, Fe किसका सिंबल होता है, आयरन का। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन की, रिएक्टेंट 1 ये थे और हमें क्या दिया, अब उसके ऑक्साइड बने, क्या बने, ऑक्साइड, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पर H2SO4 है क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन आएगा, क्या आएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि अगर आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी क्या बनाएगा, अपने ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन को सबसे पहले मैं अभी छोड़ती हूँ क्योंकि हम दूसरी इक्वेशन एकदम सिंपल, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन देखेंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे। ये इक्वेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो देखिए, आपकी सबसे सिंपल इक्वेशन NCERT सिलेबस में भी है ये। मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या, किसकी फॉर्मेशन की, हमारी इसने की फॉर्मेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड की।
किसकी फॉर्मेशन की? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। वही टेबल बनानी है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है। कौन कौन से? एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। ये रिएक्टेंट साइड हुई हमारी और ये प्रोडक्ट साइड हुई। देखिए मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 1 एटम। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 लिख देंगे। मैग्नीशियम के यहाँ कितने हैं? 1 है और ऑक्सीजन के भी यहाँ 1 है ना। अब हम इसे क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ये दोनों यहाँ से बैलेंस है, हमें क्या सिर्फ इसमें गड़बड़ा रखी है, इसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये बैलेंस हो जाएगी। हम कभी भी एक बात आपको बता दें, यहाँ पर नहीं लगा सकते कि यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। हम यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम कहाँ लगा सकते हैं? हमेशा हमें क्या करना है? एटम को, मॉलिक्यूल को यहीं पर लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, कितने भी लगा सकते हो, बट यहाँ पर लगाना है। मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए मैं यहीं पर 2 लिख देती हूँ। हमें यहाँ तो लिखना नहीं है, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 एटम हो गए। बट मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने हो गए? अब मैग्नीशियम के यहाँ 2 हो चुके हैं। कितने? 2 हो चुके हैं। और मैग्नीशियम के रिएक्टेंट साइड 1 है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिएक्टेंट साइड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है, क्योंकि हमारी जो रिएक्टेंट साइड है, यही से हम रिएक्टेंट कहेंगे, इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। देखो मैग्नीशियम के 2 हैं, यहाँ पर भी मैग्नीशियम के कितने हैं? 2 हैं। क्या? एटम। ऑक्सीजन के यहाँ 2 है और ऑक्सीजन के यहाँ पर भी 2 है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, Mg/O, ऐसे ही कुछ है। तो 2MgO बना ना, इसे हम क्या कर देंगे? ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर 2Mg हो जाएगा यहाँ और 2O हो जाएगा। तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर तो ओनली ऑक्सीजन के ही 2 है और किसी के नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम फोर्थ को कैसे सॉल्व करते हैं पार्ट को। देखिए फोर्थ इक्वेशन बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि जो इक्वेशन हमारी बैलेंस है या नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। टेबल Na मतलब सोडियम, Cl क्लोरीन, Ag सिल्वर, NO3, ठीक है। ये N नहीं आएगा यहाँ, O3, ठीक है। O3 मतलब ऑक्सीजन, ओनली O लिखेंगे। चेक कीजिए Na के हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितने हैं? मैं टेबल बना देती हूँ। देखिए रिएक्टेंट साइड कितने हैं इसके? देखो इसके रिएक्टेंट साइड हमारे पास ओनली 1 है। कितने? 1। क्लोरीन के कितने हैं? यहाँ पर 1 एटम है। Ag के भी 1 है और NO3। अब आप देखिए यहाँ पर N और यहाँ पर Na है ना। तो ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 1 और आ गया, तो इसके कितने हो गए? हमारे पास 2 हो चुके हैं। तो सिल्वर के यहाँ देखिए कितने हैं? सिल्वर के यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 है। क्लोरीन के 1 है ना, यहाँ पर 1 है। सोडियम के भी हमारे पास कितने हैं? यहाँ 1 है। और नाइट्रेट NO3 मतलब क्या होता है? हमारे पास नाइट्रेट होता है। क्या होता है? नाइट्रेट। और ये हमारा एक ऑक्सीजन और आ गया है। हम दोबारा देखते हैं इसे। देखो इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स आ चुके हैं, नाइट्रेट और सोडियम। Na के हमारे पास कितने हैं? ओनली 1 है। हमारे पास Na यहाँ है। यहाँ पर फर्स्टली हमारी नाइट्रेट दे रखा है, नाइट्रेट के हमारे पास 1 ही है।
ऑक्सीजन भी इसमें हो गया ना एक। क्लोरीन के यहाँ पर 1 है, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर का 1 एटम, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये टेबल नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं हमारे पास सिल्वर के 1 है ना, क्लोरीन के कितने हैं 1 है, और सोडियम के कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 1, और इसके हमारे पास कितने हैं 3। कहाँ गया ये 3, ओ सॉरी 1। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो ये इक्वेशन है ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है, हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप खुद देख सकते हैं क्लोरीन भी हमारे पास 1 है, यहाँ इस साइड भी क्लोरीन 1 है, Na हमारे पास यहाँ 1 है, N है यहाँ 1 है, और यहाँ पर भी Na 1 मतलब इसके एटम 1 1 है। Ag भी हमारे पास, और NO3 मतलब इसके एटम 1, और यहाँ भी एटम 1, मतलब ये इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस है, इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं। सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं है, तभी तो हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। इसे आप खुद सोल्व करना। यहाँ H2SO4, यहाँ क्या आ जाएगा H2SO4, ओके। और अब देखो मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, H2 + O2 दैट गिव्स H2O। हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और हमें किसकी फॉर्मेशन हुई, वाटर की, पानी की, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। आप लिख सकते हैं ऊपर की कौन सी साइड रिएक्टेंट है, ये R है और ये P है। हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम हमारे पास, 2 एटम है। ऑक्सीजन के भी यहाँ 2 एटम है, मतलब मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर कितने एटम है, 2 हैं, और ऑक्सीजन के 1 है, यहाँ पर 2 थे, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करें, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी यहाँ पर, तो हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, मतलब ये बैलेंस हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में मैंने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, पर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया प्रोडक्ट साइड में, अगर यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हुआ, 4 हो गया। यहाँ पर ओनली 2 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे अगर यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब आप खुद देख सकते हैं, जो ये आप अगर कहोगे कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 है, यहाँ 2 है, मतलब कैसे होगा, इस कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब यहाँ तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 × 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कितने एटम है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स है 4 है। ये इक्वेशन भी हमने बैलेंस कर दी है। आप अपनी NCERT सिलेबस, मतलब जो बुक है, उसमें कई ऐसे एग्जाम्पल दे रखे होंगे, आप उसे सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो है Fe + H2SO4 दैट गिव्स Fe3O4 + H2, ये इक्वेशन आप खुद ही बैलेंस कर लेना, मैंने आपके लिए इक्वेशन छोड़ दी है, और अगली वीडियो में इस इक्वेशन को मैं खुद सोल्व करवा दूंगी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की होती है क्या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मेनली 5 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 5 टाइप की। सबसे पहले मैं आपके लिख ही देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, और फिर अगली वीडियो में ओनली मैं टाइप लिख रही हूँ। क्या फर्स्ट कौन सी होती है टाइप्स में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ कौन सी होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है, इसमें क्या 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन।
अब आप समझिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। मैं आपको बस ऐसे ही समझा रही हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक तो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कंबाइन होना, ऐसी रिएक्शन, ऐसी दो रिएक्शन जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। फॉर एग्जांपल हम यही एग्जांपल ले लेते हैं जो भी मैंने आपको समझाया था, इससे बैलेंस किया था H2O। हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और हमें किसकी फॉर्मेशन हुई, वाटर की फॉर्मेशन हुई। इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसने कंबाइन होकर क्या, वाटर की क्या किया, फॉर्मेशन की है। ठीक है, जैसे कि अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ A+B दैट गिव्स AB। अब आती है हमारी दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूटना, डिकम्पोज होना। ऐसी रिएक्शन एक सिंगल रिएक्शन होगी, बिल्कुल एक सिंगल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल MgO, ठीक है, 2MgO। ये डिकम्पोज होता है किस में, Mg में और O2 में। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि एक मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्या है, सब्सटेंस है जो दो और उससे ज़्यादा क्या पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, सब्सटेंस में डिवाइड हो गया है। इस रिएक्शन को हम इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है, डिकम्पोज होना। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AB दैट गिव्स A+B। ठीक है। थर्ड रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो अपने से, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पतला इंसान है, एक मोटा इंसान है। एक पतला इंसान है वो कमज़ोर होगा, मोटा इंसान अच्छा हेल्दी होगा। अब पतले इंसान ने पतला इंसान क्या होगा, मोटे इंसान की बात मानेगा, वो मोटे इंसान उस पर रौब जमाता है ना, इस कारण। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, मतलब कि इस रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, रिएक्टिव मतलब मोटा इंसान, और जो ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं उसके साथ क्या करेंगे कि रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके उसे डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब कहीं से भी भगा सकते हैं उस रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल मैं यही लेती हूँ, जो जिंक है उसने क्या किया, देखो जिंक नहीं, कॉपर, CuSO4 ने जिंक के साथ रिएक्शन की। अब जो ये जिंक है क्या है, इस कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो इसने क्या किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ गया, और हमें क्या मिली, जिंक सल्फेट। हमारे पास पहले कॉपर सल्फेट थी, जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, उसने क्या किया, कॉपर को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन की, और जो Cu बेचारा अकेला रह गया। ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट थी और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेते हूँ, BSO4 बैरियम सल्फेट, NaCl मतलब कॉमन सोल्ट, मतलब सोडियम क्लोराइड। इसने क्या किया, अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट आते हैं, NaCl ने जगह चेंज कर ली, मतलब इसमें आयंस की एक्सचेंज होती है, ये इसकी जगह पर आके बैठ जाएगा और ये जो बैरियम है ये इसकी जगह पर चले जाएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं, BSO4 ने क्या किया, NaCl के साथ रिएक्शन की और BaCl की फॉर्मेशन की प्लस NaSO4 की फॉर्मेशन की। इस रिएक्शन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये उल्टी हो चुकी है रिएक्शन। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, BaCl प्लस NaSO4, तो हमारे पास क्या बनेगा, बैरियम क्लोराइड है हमारे पास। यहाँ पर क्या है हमारे पास, सोडियम सल्फेट। इसने इसके साथ एक्सचेंज किया, इसने इसके साथ एक्सचेंज, मतलब एक आयंस के एक्सचेंजमेंट हो चुकी है इन दोनों के साथ। NaCl बन गया, Na तो हमारे साथ था ही, NaCl मतलब Cl के साथ जाकर बैठ गया। Ba हम यहाँ लिख देंगे और सल्फेट, ये सल्फेट मतलब इसने Na को हटा दिया और Ba ने Na को हटा दिया और Na ने Ba को हटा दिया। इन्होंने ऐसा किया और BSO4 की फॉर्मेशन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, A रिएक्शन है, AB है प्लस CD है, उसने क्या किया, AC बना हमारे पास, मतलब ये हमारे पास यहाँ जाके बैठ गया, प्लस बना BD। ठीक है, रिएक्शन ये थी।
अब फिफ्थ रिएक्शन कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन तो रिड्यूस हो जाता है और ऑक्सीजन की एडिशन होती है। मतलब ऐसे रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, उसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उसमें क्या ऐड होगा रिएक्शन में, और जो हाइड्रोजन है उसमें रिड्यूस होगा। और रिडक्शन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन की एडिंग होती है और किसकी, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कौन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। और आज के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ा है, और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा कि कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती है, कौन सी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।